आरएसएस जो है वो हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में हमेशा खून खराबे के साथ खड़ी है। कमीशंस आफ्टर कमीशंस ये बताते रहे हमें कि आरएसएस का इस मुल्क में हर दंगे में रोल रहा है। सवाल ये है कि आपको हिंदुओं का ठेका किसने दे दिया? आप हिंदुओं का ठेका लेकर के सारे मुल्क के अंदर नफरत की जबान बोलते रहे, और ये इतिहास, हिस्ट्री, तारीख बता रही है कि आप बोलते रहे, आप दंगों में शामिल होते रहिए ऑर्गेनाइजेशन। सवाल ये है कि क्या वो ये कहने को तैयार हैं कि इस मुल्क के अंदर राजा तो लड़ा करते, लेकिन हमें तारीख बताती है कि अवाम मोहब्बत के साथ है। अवाम को हर दौर में अमन, शांति, चैन, मोहब्बत, भाईचारा और डेवलपमेंट की जरूरत है। धीरे 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 कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक टुकड़े को तोड़ा जा रहा है और उसको तोड़ करके इमरजेंसी की कंडीशंस पैदा की जा रही है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के बारे में जानकार लोगों से मिलवाते हैं और उनका नजरिया जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुल्क के बदलते हालात को कैसे देख रहे हैं। इस वक्त जो दो तीन खबरें बहुत ही अहम है, उसमें एक तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का वो बयान कि मुसलमानों को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए और ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस हद तक उन्होंने कहा। उसके साथ साथ कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। इसके क्या मानी है? अब से पहले वो कुछ मुस्लिम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से मिले थे, उसके बाद भी बहुत सी चीजें चर्चा में आई थी। अब आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, उनके जहन में क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब जगदीप धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बार फिर कहा है कि मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि जो संविधान है उसके बुनियादी ढांचे को संसद नहीं बदल सकता। ये बहुत ही अहम बात इसलिए है कि 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं और वो पोजीशन यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, संविधान में ये कहा गया है कि ये बिल्कुल नॉन पार्टीजन होने चाहिए, किसी एक सियासी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी नहीं करते और नहीं करनी चाहिए। वहां से इस तरह की बात आ रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से पहले जो नफरत की स्पीचेस हुई थी और उसके अलावा जो धर्म संसद जो जिसके बारे में कहा जाता है उसमें बहुत कुछ कहा गया था, उसके बारे में भी सवाल उठाए हैं कि आखिर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं जनाब गौहर रजा साहब, जो जाने माने साइंसदान हैं, उर्दू के बड़े शायर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनाई हैं। आपसे पहले भी हम आपकी उनसे मुलाकात करा चुके हैं। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका गेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ है, क्या कुछ कहा जा रहा है हमारे गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी पूरे मुल्क की सलामती है, वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या मकसद क्या है? पहले तो हम काज़मी साहब एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने की रस्म है, मैं आपका शुक्रिया जरूर अदा कर दूं मुझे वक्त देने के लिए। नहीं, मैं रस्मन नहीं करता, मैं वाकई आप बहुत ही आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है और आप हमें इजाजत दे देते हैं, बात कर लेते हैं, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी चैनल अच्छा काम कर रही है, उसके लिए हर एक शख्स को जो आपकी चैनल तक पहुंचता है उसका शुक्रगुजार होना ही चाहिए आपका। काज़मी साहब, आपने जो जो मसला उठाया है पहला, जिसमें मोहन भागवत साहब का बयान आया है, उसमें हमें ये देखना होगा कि आरएसएस की तारीख क्या रही है। आरएसएस की तारीख सीधी और बिल्कुल एक लकीर की तरह से है, जिसमें न सिर्फ ये कि उनके बड़े बड़े लीडर्स ने अंग्रेजों से माफी मांगी, जिसमें सावरकर ने 7-8 लेटर लिखे, अपना वजीफा तय कराया, इस तरह की चीजों से शुरुआत होती है और वो अंग्रेजों की उस नीति का हिस्सा रहे
तो उस पॉलिसी का हिस्सा रहे जिसे हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहते हैं। मुल्क को अगर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने सन 47 में विभाजन का या टुकड़े करने का में जो रोल अदा किया वही आरएसएस ने भी किया है, और दोनों की जिम्मेदारी बराबर की है। लाखों लोगों को कत्ल और लाखों लोग, करोड़ों लोगों का बेघर करने की जिम्मेदारी ये है। एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसे में मोहन भागवत साहब का के इस बयान को देखना चाहिए जो अभी आ रहा है। जमाने तक झंडा नहीं फहराया गया मुल्क का आरएसएस के दफ्तर पर, और लगातार ये कहा गया कि हम इस संविधान को नहीं मानते, इस मुल्क के अंदर ये संविधान हमें एक्सेप्टेबल नहीं। जब मोहन भागवत साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि मैसेज दिया जा रहा है कि डर के ही रहना पड़ेगा तुम्हें। जो गोलवाल हुकल साहब की किताब में लिखा हुआ है, दोनों में, दो किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो एक वी और नेशन और डिफाइन के नाम से, और दूसरी बंच ऑफ थॉट्स के नाम से। अब बंच ऑफ थॉट्स में थॉट तो कुछ नहीं है, गाली गलौच ही है उस किताब के अंदर, और बिल्कुल वैसी ही जैसे हिटलर की माइन काम्प किताब है। दोनों में आप पेजेस बाय पेजेस ये देख सकते हैं कि वही वहीं से लिए गए हैं। ऐसे में जो जिसको हम सोशल कॉन्शियसनेस कहते हैं किसी पार्टी की, जिसको वो टच कर रही होती है किसी संस्था की, तो हमें ये मालूम है कि आरएसएस जो है वो हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में हमेशा खून खराबे के साथ खड़ी रही। कमीशंस आफ्टर कमीशंस ये बताते रहे हमें कि आरएसएस का इस मुल्क में हर दंगे में रोल रहा है। अब अगर इस बयान को देखा जाए तो इसमें दो तीन चीजें कही गई हैं, लंबा बयान है उनका, लेकिन दो तीन चीजें खास कही गई हैं। एक तो ये कि मुसलमानों को, भाई आप मुसलमानों को दर्स क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है। सबसे पहले आप समाज को दर्स दीजिए, आप हिंदुस्तान को दर्स दीजिए, आप सिटीजन्स को दर्स दीजिए तो समझ में आता है। आप मुसलमानों को दर्स देने के लिए क्यों खड़े हो गए कि वो डरें नहीं डरें, मुल्क में रहें नहीं रहें? ये कहने की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये। दूसरी बात वो जो उन्होंने कही है कि मुसलमानों को अपने को बाकी मजाहिब से इस्लाम को ऊंचा नहीं समझना चाहिए। ये इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्यों हो सकती है? मैं किसी मजहब को नहीं मानता, लेकिन मजहब के मानने वालों के बीच में रहता हूं। मुझे मालूम है कि अपने मजहब को अगर आदमी बेहतर दूसरे के मजहब से ना माने तो फिर अपने मजहब को क्यों माने? भाई अगर मैं अपने खुदा में, अपने भगवान में, कृष्ण जी में, रामचंद्र जी में यकीन नहीं रखता तो मैं फिर उन्हें मानूंगा क्यों? फिर किसी और को मानूंगा? फिर मैं ईसाई हो जाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, या ईसाई से हिंदू हो जाऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि अपने मजहब को हर मानने वाला दूसरे के मजहब से बेहतर समझता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर घर में मैं अपने को बेहतर समझता हूं तो मैं अपने भाई को नीचा दिखाने लगूं। सवाल ये है कि नफरत के लिए क्या उन्होंने एक भी बात कही कि वो उसके खिलाफ है? अपने पूरे बयान में कहीं नहीं कही कि मजहबी नफरत इस मुल्क में नहीं करनी चाहिए, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी, आप जो भी। पूरे बयान में कहीं ये बात नहीं कही गई। और फिर सवाल यह है कि आपको हिंदुओं का ठेका किसने दे दिया? आप हिंदुओं का ठेका लेकर के सारे मुल्क के अंदर नफरत की जबान बोलते रहें, और ये इतिहास, हिस्ट्री, तारीख बता रही है कि आप बोलते रहें, आप दंगों में शामिल होती रही ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में इस तरह के बयान देने का एक खास मकसद हो। फिर उन्होंने इसी बयान में ये कहा है कि 1000 साल से हिंदू जंग कर रहा। मतलब 1000 साल से हिंदू जंग कर रहा है। एक तो ये कि ये हिंदू कौन है? क्या आरएसएस वाले जंग कर रहे थे 1000 साल से? कब ये जंग शुरू हुई?
किसके खिलाफ ये जंग शुरू हुई? क्या हिस्ट्री का, इतिहास का आपको कोई भी एहसास है कि इस मुल्क में क्या होता रहा है? या आप हिस्ट्री अपने हिसाब से बना रहे हैं, अपने दिमाग के हिसाब से बना रहे हैं? आप हिस्ट्री मतलब तल के पकौड़े की तरह से तैयार कर रहे हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में, इतिहास में, ये देश हो या दुनिया का कोई भी और देश हो, एक ढांचा हुआ करता था जहां राजा होते। अब वो ढांचा दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में खत्म हो चुका है। वहां पर राजा एक दूसरे से लड़ा करते, राजा जंगे किया करते थे, और उनकी जो फौज बनती थी उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। हिंदू राजा की फौज में मुसलमान, मुसलमानों राजाओं की फौज में हिंदू, वो फौजी हुआ करते थे जो राजा के लिए लड़ते थे। तो हजारों साल तक ये जंगें चलती रही आपस में। उस ढांचे का, उस समाजी ढांचे का हिस्सा था कि राजा एक दूसरे के खिलाफ, हिंदू राजा हिंदू राजाओं से लड़ते थे, मुसलमान राजा मुसलमान राजाओं से लड़ते थे। दोनों के यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो भी होते थे, लोग होते थे। तो इसमें ये कहना कि हिंदू 1000 साल से लड़ रहा है, ये आज नफरत फैलाने की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सवाल ये है कि क्या वो ये कहने को तैयार हैं कि इस मुल्क के अंदर राजा तो लड़ा करते थे, लेकिन हमें तारीख बताती है कि अवाम मोहब्बत के साथ रहते थे। अवाम को हर दौर में अमन, शांति, चैन, मोहब्बत, भाईचारा और डेवलपमेंट की जरूरत होती। अवाम एक दूसरे से नहीं लड़ा करते। अवाम जब खड़े होते थे तो किसी बड़े राजा के खिलाफ खड़े हो जाते थे और फिर मिल के खड़े होते थे, जो हमने 1857 में देखा। 1857 में इस मुल्क का गरीब से गरीब और अमीर से अमीर ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा हो गया, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। तो ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना, लोगों के बीच में जहर घोलना, ये बंद होना चाहिए मुल्क के अंदर। और मुझे लगता है कि जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, ये उन जख्मों पर मरहम रखेगी जो पिछले 8-9 साल से, अब 9 साल होने आ रहे हैं, वो बहुत तेजी के साथ चीरे गए हैं। फिर से उधेड़ा गया है। जो 1847 के बाद, 1947 के बाद, विभाजन के बाद जख्म भरने लगे थे, उनको कुरेदा जा रहा है लगातार। जहां तक वाइस प्रेसिडेंट के, मैं उसी पर आने वाला था। भारत जोड़ो यात्रा पर हम थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे। क्या आपने कभी अब से पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कभी देखा, सुना, समझा है कि वो एक रूलिंग पार्टी के लिए इतना फिदा हो कि उस नजरिए को मुसलसल हर जगह जहां भी उसे मौका मिलता हो बोलने का, संविधान के खिलाफ बोलता हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता हो? आखिर ये क्या हो गया? क्या क्या है इसके अलावा? क्या हविस हो सकती है, क्या ख्वाहिश हो सकती है कि इतनी मजबूती से संविधान को बदलने की बात, संविधान जो सेकुलर संविधान है, जो उसको उसको बिल्कुल ढांचे को तब्दील करने की बात, और वो भी पार्लियामेंट के जरिए? वो ऐसा ऐसा कभी आपने सुना है आपसे पहले कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इस तरह की बात करें? ये तो बिल्कुल जाहिर है कि इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे, उनके अंदर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी मौजूद थी, डेमोक्रेसी में पले बढ़े थे। अब जो पूरी खेप आई लीडर्स की हमारे यहाँ, वो आरएसएस के माहौल में बाबाओं के पैर छू करके बड़े बड़े होने वाले लोग हैं। तो इसलिए उनकी मानसिकता भी वही है, उसी तरह से वो सोचते हैं। और अगर इतने जमाने तक आरएसएस ने उनको ये बताया है और समझाया है कि ये संविधान गलत संविधान है, ये अंबेडकर का लिखा हुआ है, और अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान बाबा साहब का हमें मंजूर नहीं है, अगर ये मानसिकता हो तो फिर उसी तरह से सोचते हैं लोग, उसी तरह से वो बिहेव करते हैं, उसी ढांचे के अंदर वो सारे पॉलिटिकल इवेंट्स को, सारी पॉलिटिकल चीजों को समझते हैं।
तो मैं इस बयान को एक खतरनाक बयान मानता हूं, हर सूरत से खतरनाक बयान मानता हूं। एक तरफ तो ये कि ये जुडिशरी के ऊपर एक बड़ा हमला है। आप जुडिशरी से ये कह रहे हैं कि हमें तुम्हारा कुछ भी कहना मंजूर नहीं है, जो पार्लियामेंट में होगा वही मंजूर किया जाएगा। और ये तब कहा जा रहा है जब वो मेजॉरिटी में है, जब वो हुकूमत चला रहे हैं। जब तक हुकूमत हाथ में नहीं थी तो बिल्कुल नजरिया इसके खिलाफ था। आप जेटली साहब के बयान, उससे पहले वाजपेयी के बयान, उससे आडवाणी के बयानों को देख लें, तो उन्होंने इसी का समर्थन किया, क्योंकि इमरजेंसी के बाद इस मुल्क को एक खतरा लाहक हो गया था कि कोई भी गद्दी पे बैठे मेजॉरिटी में आ जाए तो वो सब कुछ बदल सकता है, वो फैशिस्ट हुकूमत कायम कर सकता है। इसके खिलाफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल करके एक स्टैंड लिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो सही जजमेंट। आज उसको बदलने की कोशिश इसलिए है कि जिस तरह की इमरजेंसी लगाने की कोशिश की जा रही इस मुल्क के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एक बाधा बन गए, एक रखना बन गए, हर्डल हैं वो आज। क्योंकि ये हिम्मत तो है नहीं कहने की कि हम इमरजेंसी लगाने जाते हैं, लेकिन धीरे 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 कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक टुकड़े को तोड़ा जा रहा है और उसको तोड़ करके इमरजेंसी की कंडीशंस पैदा की जा रही। उसमें जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिस तरह से हमारे स्ट्रक्चर्स रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो हर्डल साबित हो रहे हैं। और इसके खिलाफ लगातार कहीं ना कहीं से आवाज उठ रही है। सबसे सीरियस बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट ऐसी आवाज को उठाए, क्योंकि ये पूरी डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। जो डेमोक्रेसी का नॉर्म है, जैसा आपने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, तो ये पॉलिटिकल कल्चर बदला जा रहा है कि अब वो एक्सेप्टेबल हो जाए कि वाइस प्रेसिडेंट भी ऐसी बात करे, प्रेसिडेंट भी ऐसी बात कर सकता है। और गवर्नर्स तो हम देख ही रहे हैं कि वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स में क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारे गवर्नर सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे सोए हुए। अच्छा, एक चीज जो बात खास है वाइस प्रेसिडेंट के बयान में, वो ये कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे को बदल सकती है, वो इस बात को कह रहे हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट होकर के आते हैं ये बड़े टैलेंटेड और तजर्बेकार लोग होते हैं। हमने अब से पिछले कई सालों में कई कानून चंद मिनटों में पास होते हुए देखे हैं, बगैर किसी बहस के, बगैर कोई प्रोसेस से गुजरे हुए। ऐसे वक्त में पार्लियामेंट तो और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि कोई एक आदमी खड़ा होता है। आर्टिकल 370 का हमें याद है, शायद सबने सुना भी नहीं होगा मेंबर्स ने कि वो क्या कह रहे हैं, और वो पास भी हो गया। इसी तरह से सीएए, एनआरसी वाला कानून पास होते हुए देखा है। इसके अलावा कितनी चीजें हमने देखी हैं। किसानों के खिलाफ जो कानून पास हुए थे उनमें कहां बहस हुई थी। तो ये उपराष्ट्रपति जी जो कह रहे हैं कि बड़े तजर्बेकार और टैलेंटेड लोग होते हैं, अब तो ऐसा लगता है कि खुद बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स से नहीं पूछा जाता। तो ऐसी हालत में संविधान कौन फिर एक आदमी चलाएगा? सवाल ये नहीं है कि एक आदमी चलाएगा। आजमी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, तो ये मानने को तो तैयार हूं मैं। इस हद तक नहीं जाऊंगा कि पार्लियामेंट खतरनाक हो चुकी है। पार्लियामेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है और वहां लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और जो उनका ऑपोजिशन का काम है वो ऑपोजिशन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। बहरहाल, जब भी मेजॉरिटी में होती हैं और अगर ब्रूटल मेजॉरिटी हो जाए पार्लियामेंट के अंदर, तो जिसकी भी पार्टी की सरकार होती है वो बुलडोजर चलाने की कोशिश करता है। और हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में बुलडोजर चलाने की कोशिश की है तरह तरह से। ये तो एक तरीका था कि भाई आपने पास कर दिया और डिबेट नहीं होने दी, लेकिन
जाहिर है कि उन्होंने और तरीके भी अपनाए हैं पार्लियामेंट को बाईपास कर देने के, टोटली बाईपास जहां कर दिया है उन्होंने। तो ये खतरा मौजूद था मुल्क के अंदर कि पार्लियामेंट में किसी की ब्रूटल मेजॉरिटी कभी हो सकती है और वो पूरे मुल्क के स्ट्रक्चर को, ढांचे को, कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस कर सकता है। इसीलिए ये एक ब्रॉड कंसेंसस पूरे मुल्क में बना था इमरजेंसी के बाद कि बेसिक ढांचे को पार्लियामेंट नहीं बदल सकती। अब जो ये बयान है वो क्या कह रहा है? वो बहुत साफ तरीके से कह रहा है कि हम पार्लियामेंट के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं और उसकी आजादी चाहते हैं। ये अपने अंदर कितनी खतरनाक बात है कि अगर कोई शख्स, और वो भी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन में, ये बात कहने लगे कि हमें ये मंजूर नहीं है, डिसीजन, ये फैसला मंजूर नहीं है कि बेसिक ढांचे को नहीं बदला जा सकता, तब फिर परेशानी की बात है। जहां तक कॉलेजियम के ऊपर सवाल उठते रहे हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से, खासतौर से लॉ मिनिस्टर तो लगातार ही उसके ऊपर अटैक करते रहे हैं, डिले करते रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स में परेशानी डालते रहे हैं। अभी भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। कल ही परसों में महाराष्ट्र की एक कंट्रोवर्सी उठी थी बहुत जोरों में कि वहां किस तरह से जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि इस तरह से जो डिबेट है उसके उसके लेवल को नीचा कर देना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि ये पॉलिटिकल कल्चर को बदल रहा है इस मुल्क के। जो बात आप जबान से नहीं निकाल सकते थे, आज उसके ऊपर डिबेट कराने की कोशिश की जा रही है। ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है, कल को कोई और सरकार आए, वो बदल सकती है बहुत सारी चीजों को। यानी हम फिर से अपने जुडिशरी को मजबूत कर सकते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव को मजबूत कर सकते हैं, अपने मीडिया को मजबूत कर सकते हैं दोबारा से। लेकिन अगर पॉलिटिकल कल्चर ही बदल दिया जाए कि जो बातें हम कह चुके कि ये इस सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे, ये लक्ष्मण रेखाएं हमने खींच रखी हैं मुल्क के अंदर, उन सीमाओं को अगर पार करके एक नया कल्चर क्रिएट कर दिया जाए जो हिंसक हो, वायलेंट हो, जो नफरत के ऊपर हो, जो फैशिज्म की पूरी जो जो लेगेसी है उसका हिस्सा हो, उसको बदलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए, ये वैसे ही नहीं हुआ है। जो ये बयान आया है इसका वक्त देखिए कि एकदम से इमरजेंसी के इतने जमाने बाद एकदम से ये बयान कि इवन पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और वो बेसिक ढांचे को भी बदल सकती है। ये वक्त वो वक्त है जब इजराइल के अंदर नई सरकार आकर के उनके सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से तहस-नहस कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नजरें तो मुझसे ज्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स पे हैं, लेकिन ये वही वक्त है जब इजराइल में सरकार पहला कदम जो उठाती है वो सारे अपने सुप्रीम कोर्ट के हुकूक को सस्पेंड करने की बात करती है। हिंदुस्तान में उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और वहां पर हम इवन बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल सकते हैं। ये खतरनाक है। दूसरे मुल्कों में जो कुछ हो रहा है उस पर हमें नजर डालनी चाहिए। ये फोर्सेस खतरनाक हैं, ये मानसिकता खतरनाक है और ये मुल्क के लिए ही नहीं, अगली नस्लों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और ये एक तरह से बिल्कुल सीधा सीधा सबूत भी है कि आरएसएस की जहनियत और ज़ायनिस्ट्स की जहनियत तकरीबन वो एक ही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और ये हम अपनी खबरों के जरिए इस किस्म की चीजें बताते रहते हैं। अब जो मैं आना चाहता हूं वो राहुल गांधी की यात्रा और होम मिनिस्टर का ये बयान कि राहुल गांधी, राहुल बाबा, कान खोल करके सुन लो, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके क्या मानिए? यानी ये भारत जोड़ो यात्रा और राम मंदिर ऐसे साल के शुरू में जब पार्लियामेंट इलेक्शन भी होने हैं 2024 में।
आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये तो क्या क्या बीजेपी के लिए थ्रेट हो गए हैं राहुल गांधी? ये तो बहुत सिंपल सी बात है जो सामने रख दी है उन्होंने कि राहुल, तुम कितना भी मोहब्बत और भारत जोड़ो का पैगाम देते रहो, हम भारत तोड़ो का पैगाम ही देते रहेंगे। भाई, इन दोनों को मिलाने का कोई तुक ही नहीं था कि राहुल बाबा सुन लें, हाँ, पूरा मुल्क सुन ले अगर, तो जी समझ जी। में आता है। ये राहुल बाबा क्यों सुन लें, या मतलब कल को वो कहने लगे गौहर रजा सुन लें या काजमी सुन लें, हाँ, तो वो क्यों सुन लें? हाँ, पूरा मुल्क सुन ले। अगर राम मंदिर बन के तैयार हो जाता है, तो उन्होंने वादा किया था मुल्क से, तो वादा पूरा कर दिया, खत्म हुई बात। इसमें कौन सी ऐसी खास बात हो गई कि आप ठोकना शुरू कर दें, बजाना शुरू कर दें, ढोल बजाएं? मतलब इसका कोई तुक समझ में आता है कि होम मिनिस्टर, जो इस मुल्क की कम से कम अंदरूनी जो सलामती है उसका जिम्मेदार होता है, वो ये कह रहा है कि मंदिर बना। अरे भाई, तुम्हारा काम मंदिर बनाना नहीं था, ये वादा था, बना दिया, चलो खत्म हुई बात। ये तो पार्टी का वादा था। एज अ होम मिनिस्टर तो तुम्हारी एक ही जिम्मेदारी है, और वही सबसे मुश्किल जिम्मेदारी है, उसके बारे में तुम बात नहीं करते। उन्होंने तो उन्होंने एक बात और बड़ी दिलचस्प अंदाज में कही कि कांग्रेस के जमाने में राम मंदिर का मामला अदालतों में लटका रहता था। मोदी जी आए, वन फाइन मॉर्निंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और राम मंदिर बन रहा है। तो एक तरह से अदालत भी उनके इशारे पर काम कर रही है, ये भी शायद उन्होंने बता दिया इसमें। क्या क्या कुछ मतलब इतना, ये क्या ये मैच्योर बयान भी हो सकता है? एक मतलब एक पॉलिटिशियन होता है, जरा सोच समझ के बोलता है, क्या ये देखिए, बयान जैसा में भी मैंने कोई? कहा कि ये जो ब्रीड है पॉलिटिशियंस की, जो हमें इस वक्त सत्ता के हेल्म पे दिखाई दे रही है, जेनिथ पर दिखाई दे रही है, उनके सबके वीडियो मौजूद हैं कि किस तरह से ये बाबाओं के पैर छू करके बड़े हुए हैं। तो जाहिर है कि मेच्योरिटी वहीं बाबाओं से आई हो। जो भी मेच्योर हुए हैं, इनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग वहीं हुई है, बाबाओं के पैर छू करके। वो जमाना गया कि जब इस मुल्क में बाबा नहीं चलाते थे, पॉलिटिक्स चलाती थी इस मुल्क को, और एक सेक्युलर स्ट्रक्चर में ग्रूमिंग होती थी। ये आरएसएस से निकले हुए लोग। तो ऐसे में इनसे जिम्मेदार बयान की उम्मीद रखना, या तहजीब याफ्ता जबान की उम्मीद रखना, मेरे ख्याल में बचकानी बात होगी। ये ऐसे ही बयान देते रहेंगे, जब जब इनको डगमगाता हुआ कहीं कुछ दिखाई देगा, तब तब ये वापस लौट के हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, सरहद, यहीं वापस जाएंगे। कश्मीर, खीर वगैरह वगैरह, ये जबान है इनकी, तो इसी में पले बढ़े हैं। तो इनसे कोई तहजीब याफ्ता बात की नहीं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब। आपने कई बातें बहुत ही अहम कही। एक तो ये कि आरएसएस की तारीख यही रही है कि जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, उसी पर उन्होंने भी काम किया है। और कोई तरक्की की बात नहीं करेंगे, कोई मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में भारत तोड़ो वाला इन्होंने पैगाम दिया है राम मंदिर की बात कहकर के ऐसे वक्त में। और साथ साथ आपने ये भी बताया कि बीजेपी के जो नेता हैं वो आमतौर पर बाबाओं के पैर छू करके नेता बने हैं, और उनसे कोई मैच्योर, कोई सब किस्म की जबान की उम्मीद करना जो है वो शायद मुनासिब नहीं है। ऐसी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क के हालात कुछ बदलेंगे। अच्छा, आखिर में थोड़ा सा कंक्लूडिंग उसमें आप बताइए कि अब भारत जोड़ो यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं आपकी? मैंने सोचा कि वो बात रह गई। जी, मैं ये समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा, मेरी जिंदगी तो कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाते कटी है। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि, और जो मैंने लिखा भी है, कम से कम सोशल मीडिया पे लिखा है, कि इस वक्त मुल्क में
कहीं कोई भी मोहब्बत के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, जो भुखमरी फैल रही है उसके खिलाफ, बढ़ती कीमतों के खिलाफ कोई भी सड़क पे उतरने को तैयार है तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हूं। 2 कदम ही चल पाऊं लेकिन मैं चलने को तैयार हूं, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क के अंदर उम्मीद की जरूरत है, इस वक्त भाईचारे की जरूरत है, इस वक्त मरहम रखने की जरूरत है। जो 8 साल में जख्म उधेड़े गए हैं, और ये यात्रा वो काम कर रही है। दूसरी बात जो हुई है इस यात्रा से, जो हमें साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ट्रोल मीडिया सारा का सारा वो अभी तक एजेंडा सेट करता था, और हम गुस्से में पैर पटकते हुए उनकी असभ्य भाषा को सुनते हुए, देखते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करते थे। ये 15-20 सालों में, मैं सिर्फ 2014 की बात नहीं कर रहा, उससे पहले की भी बात कर रहा हूं, कि ये इस 15-20 सालों में पहली बार हुआ है कि एजेंडा सेट किया है भारत जोड़ो यात्रा। जी जी जी। और आरएसएस की ट्रोल आर्मी की ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। पहले उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, फिर मजाक उड़ाने की कोशिश की, फिर वो टी शर्ट ले आए, फिर वो जूता ले आए, फिर वो किसी के फीते बांधने का मामला ले आए, फिर उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसके बावजूद ये यात्रा रुकी नहीं और चलती रही। उन्हें ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि राहुल गांधी इतना लंबा सफर करेंगे, क्योंकि वो तो इमेज बना रहे थे कि ये बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं चीजों को और पूरा नहीं करते हैं। और एक उस उम्र का शख्स, बार बार ये कहा जाता है कि ये मुल्क नौजवानों का मुल्क बन गया है, क्योंकि नौजवानों की परसेंटेज बहुत ज्यादा। तो उस उम्र के एक शख्स ने, एक लीडर ने ये दिखा दिया कि वो 3000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चल सकता है। ये हिम्मत किसी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी और नेता में नहीं। तो ये जो नौजवान साथ उठेगा उम्मीद के साथ कि भाई इस मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में होनी चाहिए, इस मुल्क की पॉलिटिक्स का वो हिस्सा होने चाहिए, और वो अपने लिए एक नया मुल्क जो तरक्की याफ्ता हो वो पैदा कर सकें। ये सिर्फ नारे दे करके ग्लोबल लीडर बन जाएंगे, हम विश्व गुरु हो जाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। तो ये बूढ़ों को थोड़ा सा हटाने की जरूरत है। मेरे जैसे कर चुके जो करना था, उसी तरह से पॉलिटिशियंस भी जो बहुत बूढ़े हो गए उनको खत्म करें, उनका टाइम गया। अब ये उम्मीद पैदा मुल्क में होगी मेरे ख्याल में। उसका सीधा शायद इलेक्शन पे फायदा ना हो, लेकिन ये कि पहली बार इस मुल्क के अंदर 47 के बाद एजेंडा के ऊपर प्रभुत्ता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वादे हैं, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी। लिबर्टी और इक्वालिटी के ऊपर तो बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं 47 के बाद भी। ये पहला मौका है जब फ्रैटर्निटी को फोकस करके एक यात्रा निकाली जा रही है। मैं उसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बारीक नजरों से आपने वो देखा कि ये फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए काम हुआ है और बहुत ही मजबूती से हो रहा है, और जो भी सड़क पर उतरे और मोहब्बत का पैगाम लाए, आप उसके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।